हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। मेरा नाम है रजत कुमार और हम यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हमारा सेकंड चैप्टर कैलकुलस की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे को कैलकुलस में क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करना है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट करके रखा है। यहाँ पे टोटल हमने यहाँ पे 8 टॉपिक्स लिखे हुए हैं। जो स्टार्ट कहाँ से है? लिमिट्स से। सबसे बेसिक क्या होता है हमारे कैलकुलस में? लिमिट्स। उसके बाद कंटिन्यूटी। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन क्या है? हमारे के अंदर कैलकुलस के अंदर 2 चीजें आती है। एक तो होता है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड सेकंड इंटीग्रल कैलकुलस। इसी में ही हम लोग, और एक होता है वेक्टर कैलकुलस, जो हमारे में आपके ये वाले जो टॉपिक्स हैं स्टार्टिंग के, ये आपके यहाँ पे ये जो टॉपिक हैं CS मतलब कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आपका जो टॉपिक है वो यहीं तक ही लिस्ट है। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं ये आपके इलेक्ट्रिकल और EC एंड मैकेनिकल के कुछ कुछ पोर्शन इसमें इंक्लूडेड हैं। बाकी लेकिन जो अगर कंप्यूटर साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सिर्फ 4 ऊपर के टॉपिक सिर्फ इंपॉर्टेंट है। इसमें इंटीग्रेशन में क्या, एरिया अंडर द कर्व अगर भी इसी के अंदर आ जाएगा। हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, और ये एक और क्या होता है? वेक्टर कैलकुलस, जो हम लोग वेक्टर के फॉर्म में पढ़ते हैं। इसमें आपका ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम सब कुछ आ जाएगा। ओके, तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलस। आज से हम कैलकुलस स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस में हम कैलकुलस पढ़ते क्यों हैं? सबसे पहला हमारे क्वेश्चन क्या आएगा? कैलकुलस हमें पढ़ना पड़ता ही क्यों है? कैलकुलस की स्टडी करते क्यों हैं? तो कैलकुलस की स्टडी हम क्यों करते हैं उसके लिए हमें यहां पे देखना पड़ेगा। हम लोग कैलकुलस की स्टडी को एक और नाम से भी जानते हैं। जब भी आप कैलकुलस का नाम सुनेंगे, अगर कोई स्टैंडर्ड बुक या वहां पे देखेंगे तो वहां पे यहां लिखा होता है इनफिनाइट स्मॉल चेंज। हम लोग क्या बोलते हैं, जो सबसे इनफिनाइट स्मॉल मतलब क्या हो गया? हम इनफिनाइट का मतलब क्या होता है? लार्ज एज पॉसिबल। और वैसे ही इनफिनाइट स्मॉल का मतलब क्या होता है? एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो हम लोग क्या करते हैं? इनफिनाइट स्मॉल चेंज को हम लोग क्या करते हैं? रीड करते हैं। यहां पे कैलकुलस के अंदर इनफिनाइट स्मॉल चेंज को हम लोग क्या करते हैं? रीड करते हैं। इसमें रीड मतलब स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं कैलकुलस पोर्शन के अंदर। जो क्या होता है? इनफिनाइट स्मॉल चेंज। ये क्या होता है? हमेशा कंटिन्यूअस चेंज होता है। कोई भी एक फंक्शन है, ये d/dx क्या है? इसमें जो dx ये क्या होता है? दिस इज वेरी स्मॉल चेंज। इसी को बोलते हैं हम लोग इनफिनाइट स्मॉल चेंज। बहुत छोटा, माइन्यूट, उसी को बोलते हैं हम लोग स्मॉल चेंज। यहां पे वही हम लोग को स्टडी करना है। कंटिन्यूअस चेंज, कंटिन्यूअस चेंज हमारे फंक्शन में आते रहेगा। उसके अकॉर्डिंग फंक्शन किस तरीके से वेरी कर रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वही हम लोग को पूरा कैलकुलस के पार्ट में डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? हमें कैलकुलस के पार्ट में डिस्कस करना है। क्या चेंज डिस्कस करना है? क्या करना है? कंटिन्यूअस चेंज। मैथमेटिकल स्टडी करना है अपने को कंटिन्यूअस चेंज की। किस चीज की कंटिन्यूअस चेंज? एक किसी भी फंक्शन की। ठीक है, यहां तक समझ में आपको? इनफिनाइट स्मॉल का स्पेलिंग में भी यहां पे एक बार चेक कर लेना, ये शायद SI आता है यहां पे इनफिनाइट स्मॉल में। ओके, तब हम लोग नेक्स्ट यहां पे देखेंगे कि एक्चुअल में कैलकुलस में हम लोग फंक्शन में स्टडी क्या करते हैं। हमारे पास अगर कोई एक गिवन फंक्शन है, ये मान लेते हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये क्या हो गया? X, और ये क्या हो गया हमारे पास? Y। हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें ये हो गया X एक्सिस और ये हो गया Y एक्सिस। अगर X एक्सिस एंड Y एक्सिस में अगर ये हमारा, मैं ये क्या बना रहा हूं? कोई एक फंक्शन बना रहा हूं। मान लेते हैं ये कोई एक फंक्शन है हमारे पास। अगर ये कोई फंक्शन है X और Y कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ये क्या है हमारे पास? दिस इज f ऑफ x। ये मान लेते हैं कोई भी एक फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है f ऑफ x, तो हम लोग क्या चेक करते हैं? हमारे पास पूरा कैलकुलस में हमारे पास क्या होता है? हम लोग 2 क्वेश्चन, हमारे पास 2 सबसे बड़े क्वेश्चन होते हैं। 2 बिग क्वेश्चन होते हैं हमारे पास कैलकुलस में। एक क्या क्वेश्चन होता है? एक क्वेश्चन होता है कि इस फंक्शन का स्टीपनेस कितना है एट एवरी पॉइंट
इस फंक्शन का स्टीपनेस कितना है। स्टीपनेस क्या मतलब क्या हो गया, ये स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीपनेस। ये कितनी बार, ये किस स्टीपनेस पता चल गया हमको तो हम लोग क्या समझ में आ जाएगा, अगर यहां पे हम लोग को स्टीपनेस पता चल गया तो किस डायरेक्शन में कैसा कर्व मूव कर रहा है वो हमें उससे आइडिया लग जाएगा। इसलिए हमें क्या चाहिए, हम लोगों के पास दो मेन बड़े क्वेश्चन आते हैं इसमें। स्टीपनेस का एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मतलब कैलकुलस के अंदर हम लोग स्टडी क्या करते हैं, स्टीपनेस फंक्शन के अंदर सबसे पहली चीज स्टीपनेस पता होनी चाहिए। स्टीपनेस क्यों पता होना चाहिए कि फंक्शन मूव कैसे करेगा, वो किसके अकॉर्डिंग करेगा, स्टीपनेस के अकॉर्डिंग ही करेगा। यहां पे अगर उसका हम लोग स्लोप देखते हैं तो यहां पे क्या आएगा स्लोप, अगर मैं इस एक्सिस पे, इस लाइन पे, इस पॉइंट पे स्लोप लूंगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा। इसलिए यहां पे जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां से वो ऊपर ही जाएगा फंक्शन। समझ में आया ना, यहां पे जीरो आ रहा है मतलब क्या होगा, इससे क्या समझ में आ रहा है कि फंक्शन नीचे जाएगा इस जीरो पॉइंट से, जहां पे वैल्यू स्लोप की जीरो आएगी। तो उसी स्लोप मतलब क्या है, उसको भी हम स्टीपनेस भी बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन तो हमारा आ गया स्टीपनेस का। जो स्टीपनेस का क्वेश्चन आता है वो हम लोग किससे सॉल्व करते हैं, उसकी स्टडी किससे करेंगे, जो डिफरेंशिएशन होता है वही हमें स्टीफनेस देता है। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्टीफनेस या स्लोप। स्टीफनेस या स्लोप हमारे को डिफरेंशिएशन देता है। उसके बाद हमें एक और चीज जो हमें चाहिए होती है यहां पे, एक तो हो गया स्टीफनेस फंक्शन में, और दो बिग क्वेश्चन मैंने बोला था, दूसरा क्या है कि एरिया कितना ये कवर कर रहा है, ये फंक्शन एरिया कितना कवर कर रहा है। तो अगर हमें चाहिए इस एरिया, ये वाला एरिया चाहिए हमें, ये फंक्शन इस इंटरवल में कितना एरिया अगर हमें पता करना है, कवर कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दूसरा क्या है हमारे पास, हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। इस फंक्शन का एरिया चाहिए किसी भी एक स्पेसिफिक या गिवन इंटरवल में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो यहीं से दो चीजें आती है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस एंड सेकंड इंटीग्रल कैलकुलस। इस यहां से क्या आती है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में मेनली हम लोग किसकी बात करेंगे, स्लोप स्टीफनेस की बात करेंगे, और जो इंटीग्रेशन है वहां पे हम लोग किसकी बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे। ओके, तो यहां पे देखते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया, बेसिक हो गया, हम लोग कैलकुलस पढ़ते क्यों है और वो हमने थोड़ा बहुत जाना है। लेकिन हमें क्वेश्चंस कहां से आएंगे और क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, उसके लिए जो थ्योरी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो हम लोग कहां से कवर करेंगे, वो इस ऑर्डर में कवर करेंगे। फर्स्ट लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। लिमिट्स और कंटिन्यूटी देखने से पहले एक काम करते हैं, हम कुछ बेसिक फंक्शन हम लोग लिस्ट आउट कर लेते हैं। हमारे पास हमें क्या करना है, पूरा स्टडी फंक्शंस के ऊपर ही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन ही पढ़ लेते हैं, हमारे पास कितने टाइप के फंक्शन होते हैं और कैसे कैसे हमारे पास फंक्शन आते हैं। तो यहां पे सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, रिलेशन होता है। रिलेशन किसके बीच में होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ऐसा एक, ये भी क्या है, एक तरीके का फंक्शन है। तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, रिलेशन होता है। दो यहां पे y और x, यहां पे दोनों के बीच का क्या है, रिलेशन बता रहा है हमारा ये फंक्शन। ठीक है, y मान लेते हैं एक किसी सेट b से, y बिलोंग कर रहा है किसी भी एक सेट b को, और x की ये f ऑफ x क्या है, ये a कोई सेट को बिलोंग कर रहा है। तो a और b वो रिलेटेड है y इक्वल टू एफ ऑफ x से, और उसमें y जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, b को, और f ऑफ x में ये बिलोंग कर रहा है a को। तो इन दोनों सेट के बीच में हमारे पास एक रिलेशन बना लिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो हमारे पास फंक्शन कितने कितने टाइप, मतलब किस किस प्रकार के फंक्शन होते हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट क्या हो गया, एक ये आपने नाम तो पहले ही सुना होगा, एक्सप्लिसिट
फंक्शन। जो मैंने यहां पे फंक्शन लिखा था अभी, वो क्या है, वो कौन सा फॉर्म का फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन का टाइप है। एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, आपको क्या होगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन में z, एक मैं यहां पे वेरिएबल ले लेता हूं, z इज इक्वल टू f ऑफ x1 x2 x3 सो ऑन xn। मान लेते हैं जो z है वो किसका फंक्शन है, x1 का फंक्शन है, x2 का फंक्शन है, x3 का फंक्शन है, x और सो ऑन xn का फंक्शन है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है हमको, यहां समझ में क्या आ रहा है कि आप देखोगे, आपने एक चीज और पढ़ा होगा कि ये जो z है, z क्या होता है, z क्या होगा, यहां पे z किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है x1 x2 x3 x, जो यहां पे जो वैल्यूज हैं उन पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, z को डिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए हमने z को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। क्या x किसी पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, x की वैल्यू से हमें z निकाल रहे हैं हम लोग, और z क्या है वो, इसलिए हमारा डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, इस x पे। ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। मान लेते हैं अगर मैं इसका एक एग्जांपल लिखूंगा, तो एग्जांपल में लिखता हूं मैं, अगर z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस साइन ऑफ x3 प्लस एक कांस्टेंट मान लेता हूं 3 है, या फिर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये टोटल क्या है, फंक्शन है, उसमें z किस पे डिपेंड कर रहा है, x1 पे डिपेंड कर रहा है, x2 पे डिपेंड कर रहा है, और x3 पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, हमने पहला क्या देखा, एक्सप्लिसिट फंक्शन। सेकंड क्या होगा, इंप्लिसिट, सेकंड है हमारा इंप्लिसिट फंक्शन। इंप्लिसिट फंक्शन में क्या करेंगे, मान ले इसमें क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी है इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड में जो अगर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, z माइनस x1 प्लस x2 प्लस साइन ऑफ x3 इज इक्वल टू 3। कुछ ऐसा हो जाएगा, हमें ऐसा कुछ मिलेगा। जब ऐसा कुछ मिलेगा तब हम क्या बोलेंगे, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको फंक्शन f ऑफ z कॉमा x1, ये x1 कॉमा x2 सो ऑन, अगर xn, ये मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू c। यहां पे क्या आ रहा है, ये टोटल हमने इसको एक फंक्शन लिख लिया और इक्वल टू कांस्टेंट। हमने क्या किया, ये f ऑफ z x1 x2 x3 लिख लिया, ये एक फंक्शन लिख लिया, और क्या किया हमने, इक्वल टू उसको कांस्टेंट से लिख लिया। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, इंप्लिसिट फंक्शन। ये हमारा क्या हो गया, इंप्लिसिट फंक्शन। हमारे पास और एक क्या आता है, नेक्स्ट कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा। कंपोजिट मतलब किसी भी दो चीज का कॉम्बिनेशन, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में हमारे पास क्या होगा, z इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, z इज इक्वल टू f ऑफ x कॉमा y। z इज इक्वल टू f ऑफ x कॉमा y, x कॉमा y। एंड आपको एंड जहां पे जो वेयर x जो लिखोगे आप, x क्या है, अपने में एक फंक्शन है। यहां पे क्या है, x डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। क्यों इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, क्योंकि x जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो क्या है, एक फंक्शन f ऑफ t। इसको मैं फाई ऑफ t लिख लेता हूं, एक फंक्शन फाई ऑफ t। तो यहां पे क्या है, x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। तो यहां पे क्या किया हमने, z लिखा है f ऑफ x कॉमा y, और x क्या है, वो भी हमारे पास फंक्शन है। x का क्या है, रिलेशन हम लोग t से निकाल रहे हैं। t पे डिपेंड कर रहा है हमारा x की वैल्यू। वैसे ही हम लोग y की वैल्यू, y इज इक्वल टू, मैं कुछ और साई ले लेता हूं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साई बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, साई ऑफ t। तो यहां पे y भी क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है।
और x और y पे क्या वैल्यू डिपेंड कर रही है, हमारी जो z फंक्शन है वो हमारा x और y पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया। क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ये इसको बोलते हैं, ये हमारा 3 बेसिक फॉर्म्स, एक तरीके से इसको फॉर्म्स बोल सकते हैं। इस फॉर्म में आपको क्वेश्चंस हर जगह फंक्शन या तो इस फॉर्म में दिया हुआ या तो फर्स्ट फॉर्म वाले में दिया होगा एक्सप्लिसिट या तो इंप्लिसिट, या कंपोजिट फॉर्म में आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं। स्पेशल फंक्शन जो आपने पहले ही पढ़ा होगा। फर्स्ट आपने ये नाम सुना है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है जब हम x में x की जगह माइनस x पुट कर दें किसी फंक्शन में, तो उसकी वैल्यू वापस से इक्वल हो जाती है f ऑफ x के बराबर ही। कोई भी फंक्शन में माइनस x पुट करने पे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, फंक्शन के इक्वल हो जाती है। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल क्या होगा, cos ऑफ x। अगर हम cos ऑफ x का ग्राफ देखेंगे तो cos ऑफ x का आप ग्राफ देखोगे तो क्या होगा, cos ऑफ x का ग्राफ आता है आपका, ये हो गया cos ऑफ x का ग्राफ। ये मैंने लाइन सीधी नहीं खींची है, ये क्या हो गया, cos ऑफ x का ग्राफ। तो क्या ये फंक्शन इवन फंक्शन है? क्यों ये फंक्शन क्या इवन फंक्शन है या नहीं है? ये क्या होता है, π/2 होता है यहां पे, और ये क्या होता है -π/2। तो ठीक है, क्या ये इवन फंक्शन है? यहां पे cos ऑफ x है, cos ऑफ x इक्वल टू, अगर मैं π/2 पुट करता हूं तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, और ये वाली वैल्यू क्या है, पाई आए। अगर cos ऑफ मैं π/2 पुट करता हूं तो यहां पे क्या आएगी, मेरी वैल्यू 0 आएगी। और उसी टाइम पे अगर मैं cos ऑफ -π/2 पुट करता हूं उस समय भी मेरी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। और अगर मैं पाई पुट करता हूं तो मेरी क्या वैल्यू आएगी, -1 आएगी। ये वैल्यू क्या होती है, -1। अगर मैं x की जगह पाई पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू, -1। वहीं मैं x की जगह -π अगर पुट करूंगा, x की जगह अगर मैं -π पुट करूंगा तो उस केस में भी मेरी वैल्यू क्या आएगी, -1 ही आएगी। क्यों 1 ही आएगी, क्योंकि ये इक्वेशन क्या होता है, सॉरी ये फंक्शन क्या होता है, ये इवन फंक्शन होता है। तो यहां पे हम लोग x की जगह -x पुट करेंगे तो क्या होगा, अगर यहां पे -x पुट करूंगा तो क्या होगा, वैसे भी आपने पढ़ा होगा cos x में क्या होता है, cos ऑफ -x हमारे पास क्या आता है, cos ऑफ x ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये इवन फंक्शन होता है। नेक्स्ट ये तो हमारे पास क्या आ गया, इवन फंक्शन आ गया। सेकंड क्या लिखते हैं हम लोग, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन में क्या होता है, ऑड फंक्शन में क्या होगा, आपके पास जब भी f ऑफ x होगा उसमें आप अगर f ऑफ -x पुट कर देंगे, x की जगह पे अगर आप -x पुट कर देंगे तब आपके पास जो रिजल्टेंट क्या आएगा, माइनस ऑफ f ऑफ x। ऐसे क्वेश्चन में जहां पे आपने x की जगह -x पुट कर दिया तब यहां पे क्या आएगा, -f ऑफ x। इसमें आप एग्जांपल में और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर भी इवन फंक्शन का ही एग्जांपल है। वैसे यहां पे हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो मैं अगर एक फंक्शन लेता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस, अगर f ऑफ x इक्वल टू x ले लेंगे, ये क्या है, ये भी तो एक फंक्शन ही है। यहां पे अगर x की जगह मैं -x पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर x की जगह मैं यहां पे -x पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, x की जगह पे अगर मैं -x पुट करूंगा तो f ऑफ -x इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, x की जगह -x से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ x की वैल्यू क्या है मेरे पास, फंक्शन ऑफ x। तो f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x। इससे क्या पता चला, जो f ऑफ x इक्वल टू x है वो क्या है, एक ऑड फंक्शन है। क्या है, ऑड फंक्शन है। सिमिलरली f ऑफ x इज इक्वल टू, हम sin x देखेंगे तो जब हमने क्या किया, x की जगह -x पुट किया तब हमारे पास क्या आया, साइन में x के अंदर क्या आया, -x आया। sin x में क्या आया, -x आया।
जब ये माइनस एक्स आया तो हमारा साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। ये तो आपने पढ़ा होगा। कॉस ऑफ माइनस एक्स हमने क्या बोला है? कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स ही होता है। लेकिन जब साइन में माइनस एक्स आता है अंदर में तो ये माइनस बाहर आ जाता है, तो ये क्या हो गया? माइनस साइन ऑफ एक्स। जब ये माइनस साइन ऑफ एक्स आया तो माइनस तो हमने बाहर ले लिया, लेकिन साइन एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? फंक्शन एक्स। तो यहां पे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इससे हमें क्या पता चला? साइन एक्स क्या है हमारे पास? ऑड फंक्शन है। साइन एक्स ऑड फंक्शन है। ये समझ में आ रहा है हमें? साइन एक्स ऑड फंक्शन है। ये तो आपको पहले से पता है। ये क्यों पता है? ये ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। अगर साइन एक्स का ग्राफ से देखोगे तो आपको ग्राफ से भी समझ में आ जाएगा कि साइन एक्स क्या है? ऑड फंक्शन है। साइन एक्स क्या है? ऑड फंक्शन है। यहां पे क्या है वैल्यू? पाई बाय 2, और यहां पे क्या है? माइनस पाई बाय 2। जब आप x की वैल्यू पाई बाय 2 रखोगे तब आपको वैल्यू देगा 1, लेकिन आप x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 वैल्यू पुट करोगे तब आपको वैल्यू मिलेगा -1। क्यों? क्योंकि दिस इज अ ऑड फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन में आता है वो हो गया, हमने क्या किया? इवन पढ़ लिया, ऑड पढ़ लिया। एक और फंक्शन देखते हैं हम लोग। ये क्या है? बहुत बेसिक फंक्शन है जो हमें स्टडी करना है आगे। इनका यूज करके हम आगे पूरा कैलकुलस पढ़ेंगे। फंक्शंस का ही तो यूज करना है हमें। थर्ड के हमारे पास फंक्शन कौन सा? स्पेशल फंक्शन में मॉड्यूलस। मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन में क्या होता है बताइए? मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? मॉड्यूलस फंक्शन में अगर आप किसी भी फंक्शन का, ये हमारे पास एक f ऑफ x है, मैं यहां पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं x, और ये क्या है? y। हमने ये तो पढ़ा होगा, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया पासिंग थ्रू ओरिजिन। y इज इक्वल टू एक्स लाइन बोलते हैं इसे। y इज इक्वल टू एक्स लाइन बोलते हैं। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? y इज इक्वल टू एक्स लाइन। इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं क्या? f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स। f ऑफ x क्या है? यही y है। यही क्या है? y है। f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो यहां पे क्या आ गया? यहां पे f ऑफ x इक्वल टू x आ गया। लेकिन हम जब इसका मॉड करते हैं, जब इसका हम लोग मॉड लेते हैं तब क्या आता है? जब मैं इसका मॉड ले लूंगा, f ऑफ x का मॉड ले लूंगा, क्या ले लिया मैंने? मॉड्यूलस ले लिया है f ऑफ x का। जब भी हम मॉड्यूलस ले लेते हैं f ऑफ x का, ये क्या होगा? ये क्या था? f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या था? x था। हमने क्या किया? दोनों साइड मॉड ले लिया। हमने क्या किया? मॉड ले लिया f ऑफ x में। f ऑफ x से मॉड ले लिया तो क्या होगा? हमारे पास क्या हो जाएगा? f ऑफ x से मॉड ले लिया। मॉड मतलब क्या होता है? जो अंदर की जो वैल्यू है वो क्या होगी? हम अंदर की वैल्यू जो भी आए, लेकिन जो बाहर की वैल्यू आएगी, मतलब जो मॉड के बाहर वैल्यू दिखेगा हमें, वो क्या दिखेगा? ऑलवेज पॉजिटिव दिखेगा। तो जब हमें ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू दिखेगी तो हमारा जो यहां पे जो -x में जो वैल्यू आ रहा था वो क्या हो जाएगा? वो हमारा जो निगेटिव वैल्यू आ रहा था -x पुट करने से, ये क्या है? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए हमारे पास फंक्शन पॉजिटिव था, लेकिन जब हमारा निगेटिव वैल्यू ऑफ x के लिए हमारे पास फंक्शन निगेटिव था। जहां भी फंक्शन निगेटिव होगा वहां पे क्या हो जाएगा? जहां भी फंक्शन निगेटिव होगा वाला फंक्शन क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? मिरर हो जाएगा। मिरर किस साइड होगा? पॉजिटिव साइड पे। ये क्या है? y। ये क्या है? -y। ये क्या है? -x। x तो हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है हमारे पास? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमारे पास क्या होगा? मॉड x का फंक्शन क्या होगा? ये होगा। जो नीचे आ रहा था वो क्या हो जाएगा? इधर मिरर हो जाएगा। मॉडुलस में क्या होता है? हमारे पास फंक्शन क्या है? f ऑफ x इक्वल टू दिस इज मॉड x। ये हमारे पास क्या है? फंक्शन है। और हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ x आता है, सॉरी, मॉडुलस ऑफ फंक्शन जो भी आता है वो हमारे पास क्या आता है? वो ऑलवेज क्या होता है? इवन फंक्शन ही होता है। ये हमेशा क्या होगा? इवन फंक्शन ही देगा। आप x की वैल्यू -x पुट करोगे तो ये वापस यहां पे, अगर मैं यहां पे -x पुट करूंगा तो क्या आएगा? मान लेते हैं ये क्या है? 1 है, तो ये -1 है। तो जब मैं 1 वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास कोई एक वैल्यू आएगी यहां पे,
1 के करस्पॉन्डिंग, वही मैं अगर -1 पुट करूंगा तो आप देखोगे कि वैल्यू तो आपकी सेम ही आ रही है। इसका क्या मतलब है, ये इवन फंक्शन है। मॉडुलस वाले फंक्शन इवन फंक्शन होते हैं। यहां पे एक और चीज, यहां पे जब हम डिफरेंशिएट करते हैं मॉड ऑफ एक्स को, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स, तब हमारे पास क्या आता है, मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ये कैसे आया, ये कैसे आया, हम लोग मॉड ऑफ एक्स, यहां पे एक और चीज नोट करने के लिए, यहां पे जो मॉड ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स होती है एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, और माइनस एक्स होती है फॉर एक्स लेस देन 0, और 0 होती है फॉर एक्स इक्वल टू 0। तो ये क्या है, मॉड्यूलस है, एक्स इज ग्रेट, एक्स को होता है एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, माइनस एक्स होता है एक्स लेस देन 0 के लिए, और एक्स इक्वल टू 0 के लिए 0 होगा। तो ये यहां पे देखेंगे जब डिफरेंशिएट करेंगे, अगर मान लेते हैं एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, तब यहां पे क्या आएगा, एक्स आएगा। जब एक्स आएगा तब क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या आता है हमारे पास, 1 आता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां पे देखते हैं, तो हमने क्या लिखा है, मॉड ऑफ एक्स को हमने जनरलाइज फॉर्म में लिखा है। तो यहां पे जब मैं एक्स की जगह पॉजिटिव लूंगा, पॉजिटिव वैल्यू, तब ये वाला क्या देगा मुझे, ये क्या देगा, मॉड हट जाएगा, एक्स देगा, और यहां पे भी नीचे क्या है, एक्स। तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 1। यही आना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो। अब मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा लेस देन 0 के लिए, तब मेरे पास क्या आएगी वैल्यू, -1 आएगी। देखते हैं यहां पे -1 आएगा क्या, जब मैं x लेस देन 0 लूंगा, यहां पे अगर मैं x लेस देन 0 लूंगा, तब मेरे पास मॉड x की वैल्यू क्या आएगी, -x अपॉन x। तो ये कितना हो गया, -1 हो गया। जब x लेस देन 0 हुआ तब क्या होगा, -1 आएगा, और जब ग्रेटर देन 0 हुआ तब 1 आएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टेप फंक्शन और GIF। GIF क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, GIF को स्क्वायर ब्रैकेट से। और ये होता क्या है, हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, पहले तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, मैंने बोला f ऑफ x इज इक्वल टू, ये क्या है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके ठीक है, हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहां पे 7.2 लिखता हूं, 7.2, और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, और मैंने बोला कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्या हमारा डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर मैंने ये बोला कि 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो ये हमारा निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, 7। कैसे, कैसे ये 7 निकल के आएगा, कैसे 7 निकल के आएगा, कि जैसे यहां पे f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, ये जो है, ये वैल्यू जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ये हमेशा क्या होगी, ये हमेशा क्या होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। ये क्या होगी, हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी। z का मतलब क्या है मेरा, इंटीजर। यहां पे मैं n लिख लेता हूं, यहां पे n लिख लेता हूं, और ये n क्या बोल देता हूं मैं, n बिलोंग्स टू z। ये z क्या है, हमारे पास z क्या है, इसको, ये क्या है, इंटीजर। इंटीजर फ्रैक्शन में आप मतलब तो समझते हैं ना, इंटीजर क्या होगा, क्या ये इंटीजर है क्या 7.2, दिस इज नॉट ए इंटीजर, दिस इज रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर या तो रियल नंबर। रैशनल नंबर पे हमारे पास पॉइंट्स वाले सारे कवर हो जाते हैं रैशनल नंबर के अंडर में, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है, f ऑफ x क्या है, GIF ऑफ x, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, उसकी वैल्यू क्या आएगी, कोई भी एक इंटीजर आएगी, वो इंटीजर क्या, वो ये हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा, मतलब n बिलोंग्स टू z होगा। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, n बिलोंग्स टू z, और यहां पे जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू है, वो क्या होगा, वो किससे कैसे आएगा हमारे पास, जो x की वैल्यू आएगी उससे लीस्ट आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर जो आपका चेक करेंगे वो हमारे पास GIF की वैल्यू होगी। ये बात सबको समझ में नहीं आया होगा क्या बोला मैंने, यहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल लेके आया था, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं क्या होगा। 7.2 का क्या आ रहा था, 7 आ रहा था। यहां पे आपके पास क्या होता है, ये 6 हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, 7 हो गया,
और यहां पे आपके पास हो गया 8 हो गया। तो ये क्या है, नंबर लाइन है। मैंने नंबर लाइन में क्या लिया है 7.2, तो मेरे पास 7.2 यहां पे कहीं होगा। तो मैंने क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट मतलब ग्रेट, सबसे बड़ा, इंटीजर मतलब क्या हुआ, ये सब क्या है, इंटीजर है, 6, 7, 8। तो हमने क्या बोला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 7.2 में नंबर लाइन में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा हमें मिल रहा है, सबसे बड़ा इंटीजर हमें मिलेगा 7। क्या 8 होगा, क्या नहीं होगा, क्या 8 होगा, क्या नहीं होगा। तो 7 क्या है हमारे पास, सबसे बड़ा इंटीजर है। क्या है, 7 हमारे पास सबसे बड़ा इंटीजर है। एक और चीज देखते हैं, यहां पे अगर मैं लिखूं 7.999, इसका क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर मैं 7.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखूंगा तो वो क्या आएगा, वो भी मेरे पास 7 ही आएगा। कैसे 7 आएगा, जो मेरे पास 7.99 कहां पे होगा, 7.99 एंड 9 का एकदम 8 के पास कहीं करीब होगा, 8 के करीब होगा। लेकिन जब आप नंबर लाइन में यहां से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आप कहां तक जाएंगे, 7.99 तक जाएंगे। ये 7.99 हो गया, यहां तक जाएंगे तो आपको ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा मिला, कौन सा आपने सबसे बड़ा इंटीजर क्रॉस किया है, आपने यही 7 को ही क्रॉस किया है। क्या आपने 8 को क्रॉस किया है, क्या नहीं क्रॉस किया है। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां पे 7 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो यहां पे x होगा वो क्या होगा, यहां पे हमारा जो x होगा वो लाई करेगा n और n+1। यहां पे x होगा वो लाई करेगा n एंड n+1। कैसे, जैसे कि यहां पे हमारा 7.2 जो है ये x है, x की वैल्यू 7.2 है। ये हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है, 7 और 8 के बीच में। और वैल्यू आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, n आ रहा है। ओके, n आ रहा है। यहां पे अगर मैं लिखूंगा, अगर मैं यहां पे एक और एग्जांपल देखते हैं, 7 का क्या बताइए क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर हम 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे तो क्या देखेंगे, नंबर लाइन में यहां से लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ेंगे, कहां तक बढ़ेंगे, 7 तक बढ़ेंगे। और यहां पे चेक करेंगे कि लार्जेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट एक ही मतलब हो गया, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा मिल रहा है हमें, 7 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्यों, क्योंकि हमने वहां तक तो पहुंच गए ना, नंबर लाइन में वहां तक पहुंच गए, इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा, 7 ही आएगा। इसलिए मैंने यहां पे क्या लगाया है, इक्वल टू साइन भी लगाया है। x की वैल्यू क्या करेगी, n से n+1 पे लाई करेगी, लेकिन उसका जो बाउंड्री है वो n तरफ टच करेगा। ओके, x की वैल्यू की। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। अब अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा इसका ग्राफ क्या बनता है, स्टेप फंक्शन बनता है। कैसे बनता है स्टेप फंक्शन, अभी देखते हैं हम स्टेप फंक्शन कैसे बनता है। अगर ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है और मेरे पास ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है मेरे पास 4। अगर मेरे पास x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में रही, मान लेते हैं 0.5। अगर मेरे पास x की वैल्यू 0.5 रही, मतलब यहां पे x की वैल्यू क्या है, 0.5 है, ये वाला क्या होगा 0.5 हो गया। तो इस नंबर लाइन के हिसाब से मैं जाऊंगा तो मैं सबसे पहले किसको क्रॉस करूंगा, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा जो क्रॉस करूंगा, मैं 0 को क्रॉस करूंगा। तो मेरे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.5। अगर मैं लिखूंगा तब मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 0.5 की, 0.5 की वैल्यू आएगी। x पे अगर मैं 0.5 वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास f ऑफ x क्या आएगा, मेरे पास ये f ऑफ x क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। ये क्या है, y इक्वल टू f ऑफ x। f ऑफ x क्या है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो मेरे पास क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी 0। तो ये क्या हो गया, x के लिए, x 0 to 1 के लिए जो मेरे पास ये वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 to 1, जिसमें ये 1 इंक्लूडेड नहीं होगा लेकिन ये 0 तो इंक्लूडेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां से हमें पता चल रहा है। ओके, यहां पे नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, अगर 1 से 2 के बीच की कोई वैल्यू ले ले, मान लेते हैं 1.2 ले लिया, 1.2 ले लिया तो इसका क्या होगा, 1 आएगा।
1 आएगा, तो कहां से आएगा, यहां से, ये क्या है मेरा 1। वैसे ही यहां पे मैं 2 to 3 कोई भी वैल्यू लूंगा, x की वैल्यू, तो यहां पे मेरे पास इंटीजर कौन सा गिवन, इंटीजर कौन सा आएगा, GIF मेथड से मेरे पास आएगा 2। वैसे ही जब मैं यहां पे 3 लूंगा तब क्या आएगा, 3.5 या फिर 3 to 4 कोई भी वैल्यू लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वैसे ही ये बनते जाएगा। तो ये क्या आपको दिख रहा है, स्टेप वाइज दिख रहा है, स्टेप स्टेप स्टेप, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन। एक और पॉइंट यहां पे मुझे बतानी थी कि जब हम निगेटिव वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं तो वो क्या आता है। जब हम निगेटिव वैल्यू लेंगे, मान लेते हैं मैंने -2.3 ले लिया, इसका हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, कैसे निकालते हैं, एक ही मेथड है हमारे पास, नंबर लाइन। नंबर लाइन हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, हमें नंबर लाइन ड्रॉ करना है, और उस हिसाब से ये हो गया मेरे पास -3 -2 -1। नंबर लाइन ऐसे होता है, -3 -2 -1 0 1 2, ऐसे ही होता है। अब हम नंबर लाइन में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तब हमारे पास ये जो -2.3 है वो कहां पे है, यहां पे कहीं होगा -2.3, तो मैं यहां तक जाऊंगा लेफ्ट टू राइट नंबर लाइन में, तो हमारे पास सबसे बड़ा जो इंटीजर कौन सा आया है जिसने हमें क्रॉस किया है, -3, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3 आ जाएगी। ओके, तो ये हो गया निगेटिव के लिए हमारे पास, हमने वो भी देख लिया कि हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखेंगे सिमेट्रिसिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखेंगे, सिमेट्रिक किसके देखेंगे, सिमेट्रिक मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज देखेंगे। बताइए सिमेट्रिक मतलब क्या समझते हैं, ऑफ कर्व। तो यहां पे सिमेट्रिक मतलब क्या समझते हैं, ये क्या था हमारा, जो इधर आया वो इधर आ गया, मतलब ये जो फंक्शन है वो y के क्रॉस क्या है, सिमेट्रिक है। मतलब अगर मैं यहां पे मिरर रखूंगा तो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में और जो राइट हैंड साइड में वो सेम दिखेगा, या फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेके अगर मैं ड्रॉ करूंगा इधर तो मेरे को सेम वैल्यू मिल जाएगी। ये y है, ये x है, तो ये क्या है, मॉड x है, तो ये क्या सिमेट्रिक है, ये वाला फंक्शन सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। तो हमें क्या बोलना है, ये जो फंक्शन है सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अगर f ऑफ x, y हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। अब क्या किया हमने, x की जगह -x पुट कर दिया, x की जगह -x पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की जगह -x पुट कर दिया, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो अगर फंक्शन सेम आ जाए x, y, मान लेते हैं कि जो x, y फंक्शन था f ऑफ x, y, इसमें क्या थे, x² के फंक्शंस थे आपके पास, ऑल फंक्शंस ऑफ x² थे, x का कोई फंक्शन ही नहीं था। तब क्या करोगे आप, अब यहां पे जब -x पुट करोगे तो यहां पे भी -x पुट करोगे। मैं बोल रहा हूं एक टर्म बता रहा हूं, x की जितनी भी टर्म थे वो सारे x² के टर्म थे, और साथ में y के भी टर्म हो सकते हैं। तो मान लेते हैं ऐसा कुछ था, x² + y, ऐसे ही कुछ रहा होगा x और y का। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, अगर -x लिख रहा हूं और उसका मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा वैल्यू, ये तो x² ही आ जाएगा। यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, मेरे पास क्या था, x² के टर्म्स थे, मैं क्या बोल रहा हूं, x को मैं -x से रिप्लेस कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पे x² ही आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, x² ही आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ गई। मतलब अगर मैं माइनस वैल्यू पुट करने के बावजूद अगर मेरे पास फंक्शन f ऑफ xy वापस आ जा रहा है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो फंक्शन है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अगर x की जगह -x पुट करने से वैल्यू सेम आ जा रही है फंक्शन की, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सिमिलरली अगर फंक्शन में y की जगह अगर मैं -y पुट करता हूं, उसके बावजूद मेरा फंक्शन f ऑफ y x, y के इक्वल ही आ गया, तब हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन क्या है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। इसका एक एग्जांपल
अगर आपको देखना है तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं। कौन सा एग्जांपल? ये आपने पैराबोला पढ़ा होगा, पैराबोला पढ़ा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये क्या होता है? पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आप इसमें y की जगह माइनस वाई पुट करोगे तो क्या होगा? फंक्शन सेम ही आएगा। तो ये इसलिए क्या हो गया? सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ये क्या है? ऊपर जो है जितना है नीचे उतना है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। ये क्या हो गया? सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ये दो चीज हो गई। अगर हम लोग x थर्ड हमारे पास क्या आता है? सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू वाई। वो कैसे चेक करते हैं? सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू वाई। अगर मैं यहां पे x, y फंक्शन है, x, y मेरे पास कोई फंक्शन था, अगर मैं x की जगह y पुट कर देता हूं और y की जगह x पुट कर देता हूं, मैं मतलब क्या है? x की जगह y पुट कर देता हूं, y की जगह x पुट कर देता हूं, उसके बावजूद मेरे पास अगर फंक्शन की वैल्यू सेम ही आ रही है, उसके बावजूद मेरे पास फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू y लाइन। सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू y लाइन। और x इक्वल टू y लाइन क्या होता है? ये वाला लाइन क्या होता है? x इज इक्वल टू y का लाइन होता है। ये क्या होता है? x इज इक्वल टू y का लाइन हो गया। इतनी बात समझ में आई? ओके। अब ये हमारा क्या हो गया? हमारा फंक्शन, यहां पे हमने कुछ बेसिक फंक्शन हमने डिफाइंड कर लिए। अब हम आएंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक पे, लिमिट्स।